सो गाइस, अब एक बात इमेजिन करो, ठीक है। आधी रात को सुनसान सड़क है, आप बस चलते हुए जा रहे हो। पूरे रास्ते में आपको कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको अपने ही एक कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही। दैट्स इट। अचानक से आपको उसी रास्ते के बीच में एक औरत मिल जाती है। वो आपसे आके कुछ भी नहीं पूछती, सिर्फ एक ही सवाल, और वो है कि क्या मैं आपको खूबसूरत लगती हूँ। तो ऑफ कोर्स आप उसको जानते नहीं हो, आप तो यही कहोगे कि हाँ आप खूबसूरत लगते हो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको इग्नोर करके चले जाओगे। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में, अगर आपने ये दोनों ही हरकतें करी तो आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो सकता है, रिग्रेट होगा आपको, क्योंकि शायद से उसके बाद आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। लेकिन अभी आप सोच रहे रहोगे कि अगर ये हम दोनों ही चीज़ें ना करें तो हम करें क्या। बहुत सारे सवाल है इसको लेकर हर किसी के मन में, जिसका जवाब शायद से ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन मैं दूंगा आज इसी वीडियो में। इसी कहानी के ऊपर हम बात करेंगे। एंड गाइस, जिस औरत का मैं आज जिक्र करने वाला हूँ, वो औरत जापान उस देश की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल एंटिटी और सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डरावनी एंटिटी है। जापान के जो लोग हैं, आम नागरिक है, वो इसके बारे में बात भी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनको ऐसा लगता है अगर वो बात भी करेंगे इसके बारे में तो जो वो पैरानॉर्मल एंटिटी है उनके पीछे पड़ जाएगी। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जापान में ये वाली बात कही जाती है कि एक बार वो पैरानॉर्मल एंटिटी आपके नज़दीक आ जाए, आपके पीछे पड़ जाए, तो उसका पीछा छुड़ाना करीब नामुमकिन जैसा ही होता है। एंड इस पैरानॉर्मल एंटिटी का नाम है कोची-साके ओना। एंड गाइस, ऐसा हो सकता है कि आपने ये वाला नाम दूसरे यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बनाया है। एंड जो एक सबसे बड़ा हॉरर चैनल है खूनी मंडे, उन्होंने भी इसके बारे में बनाया था एक यूट्यूब वीडियो, अमेजिंग यूट्यूब वीडियो दो। लेकिन ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उसी टॉपिक के ऊपर है, लेकिन ये जो कहानी है वो आपने कभी भी किसी और यूट्यूब चैनल में नहीं सुनी होगी। दिस इज़ वेरी डिफरेंट स्टोरी। एंड सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको कहने जाऊंगा तो ये सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी होगी पूरे यूट्यूब की। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है, लेकिन गाइस मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहूँगा। ऐसा बताया जाता है कि ये जो नाम है कोची-साके ओना, उसे जापान में नहीं लिया जाता, चाइना में नहीं लिया जाता, साउथ कोरिया में नहीं लिया जाता, ऐसे कोई भी कंट्री में ये वाला नाम ना एकदम फोर्बिडन माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इसके बारे में सोचना भी गलत है। और आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जाता है, अगर आप इसका वीडियो भी देखोगे, अगर आप इसको याद भी करोगे, तो ये आपके अगल बगल में आ जाती है, आपके करीब आ जाती है, थोड़े से चौंकने लगे। गाइस, चाहे ये जो कहानी है, ये जो अर्बन लेजेंड है, ये जापान की है, लेकिन इसकी जो कहानी की शुरुआत है ना, वो हमारे भारत देश से ही होती है। हमारे भारत देश में दो लोग रहा करते थे, एक थी मधु एंड उसका 14 साल का बेटा विवेक। वो लोग बस रिसेंटली ही जापान में शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि जो मधु की कंपनी थी, उन्होंने उसको एक जापान का क्लाइंट सौंप के रखा था एंड बोला था कि आपको उसका अच्छे से टेक केयर करना है और आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। एंड उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था कि आपको वहाँ पे 5 महीने तक रहना पड़ेगा। एंड क्योंकि उस जो 14 साल का लड़का था विवेक, उसकी भी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो जो कंपनी वाले थे उसने उसकी भी कोचिंग उसके घर के आसपास में ही लगा दिया था, ताकि उसकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। एंड क्योंकि जो विवेक के पिता थे, मधु के जो हस्बैंड थे, उनका कुछ 2-3 महीने पहले ही उनका देहांत हो गया था, तो फिर मधु को पैसों की कमी थी, उनको ये अपनाना ही पड़ा। फिर दोनों ही माँ बेटे जापान के लिए निकल गए। मधु को जाते से ही बहुत ज़्यादा काम आ गया एंड विवेक भी उस कोचिंग में जाना शुरू कर दिया। उन लोग का ना एक रूटीन बन गया था कि जब मधु जाती थी काम पे सुबह सुबह एंड वापस लौटते वक्त वो विवेक को भी अपने साथ ले आती थी। लेकिन जापान का ना एक बहुत अलग ही सिस्टम है कि अगर आप रात तक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आप वहीं तक रात भर रुक सकते हो, और वही आदत विवेक को भी लग चुकी थी। हालांकि अब इस आदत से मधु को थोड़ी बहुत परेशानी होने लग गई थी। उसको ऐसा काम हो रहा था उसका कि हर रात को वो घर पे वापस लौटती थी एंड देर रात को उसको वापस से विवेक को लेने भी जाना पड़ता था। देन घर पे आने के बाद वापस से खाना बनाना पड़ता था। उसको बहुत ज़्यादा काम आ गया था। लेकिन ये एक बार की बात है जब मधु को बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया एंड उसको रात भर बैठ के ऑफिस में काम करना था, तो उसने एडवांस में ही विवेक को कॉल करके बोल दिया कि बेटा ये बार मैं तुझे पिकअप करने नहीं आ सकती घर के लिए, सो इट्स बेटर कि तू तेरे दोस्त के साथ आ जाना घर पे, जो कि तेरे को ड्रॉप कर देगा घर पे। एंड ये सब कुछ बोल के उसे कॉल रख दिया। एंड जो विवेक था वो भी उनकी बातों को समझ गया, क्योंकि वो जानता था कि वो उन दोनों के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है एक पराये देश में आकर। एंड गाइस, जापान ये जो देश है, ये बहुत ज्यादा ऐसा नॉर्मल सा देश नहीं कि रात होने के बाद सब लोग अपने अपने घर पे रहते। नहीं, यहाँ की जो नाइट लाइफ है बहुत ज्यादा अमेजिंग है। टोक्यो शहर के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा कि
हर रात को लोग अपने घर से बाहर होते हैं, पार्टी करते, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन अभी एक बार की बात है जब उसकी माँ ने उसको कहा था कि आज रात को वो पिक नहीं करने वाली है। उसी रात को उसकी लेट नाइट कोचिंग थी ऑफ कोर्स, जहाँ पे वो हर रोज जाया करता था। लेकिन ये बार ना जब वो बस में बैठा हुआ था तो बस में कोई भी नहीं था आसपास। रात के कुछ शायद से 10 साढ़े 10 बज रहे थे, कोई भी नहीं था आसपास। फिर बस ड्राइवर ने भी उसको पीछे देखकर कहा कि ये आज रात की आखिरी बस है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर अगर आपको वापस आना है और इसी रास्ते से अगर आना है तो किसी को साथ लेकर आना, अकेले बिल्कुल भी मत आना। फिर विवेक ने ये वाली बात उसको कही कि नहीं नहीं, मैं वापस आते वक्त अपने एक दोस्त के साथ ही घर पे लौटूंगा। फिर कुछ ही समय में विवेक उस बस से नीचे उतरा एंड वो अपने कोचिंग क्लासेस की तरफ गया। वो जैसे ही क्लास के अंदर गया उसने अपनी नजरें घुमाई एंड देखा कि जिस दोस्त के साथ उसको घर वापस लौटना था वो आया ही नहीं था। और जो बाकी कुछ 2-4 बच्चे बैठे हुए थे उस वक्त, वो सब लोग आसपास में ही रहते थे, बाकी पूरा क्लास भी खाली था। और जब तक वो वाली क्लासेस चल रही थी विवेक बस यही सोच रहा था कि अब वो घर कैसे जाएगा। ना वो अपनी माँ को बुला सकता है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, वर्कलोड है बहुत ज़्यादा, और ना उसका दोस्त आया है। शायद से उसको इस रात के अंधेरे में अकेले ही चलकर अपने घर तक जाना होगा। विवेक अपने क्लास खत्म होने के बाद वो क्लास से नीचे उतरा। इन कुछ समय तक उसके जो क्लासमेट्स थे वो उसके आसपास ही थे, वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वक्त बीतता गया उसके दोस्त लोग भी उसके घर पे चले गए ना, बस वो ही अकेला खड़ा था वहां पे उसी रास्ते पर। वो नजरें घुमा रहा था लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उसको पता था कि अब ये वाला उसका सफर अकेला ही होने वाला है। एंड उसके कानों में ना सिर्फ सूखे पत्तियों की आवाज गूंज रही थी। फिर उसने फाइनली एक गहरी सांस ली एंड अपने कदम बढ़ाए। फिर कुछ देर जाते ही विवेक ने एक बात महसूस करी कि जिस रास्ते के लिए वो इतना ज़्यादा डर रहा था, जिस रास्ते के लिए उसके मन में इतना ज़्यादा खौफ था, वो असल में इतना भी ज़्यादा डरावना रास्ता है ही नहीं, बहुत एकदम नॉर्मल सा है रास्ता। लेकिन उसको एक बात अच्छे से पता थी कि जिस रास्ते से वो अक्सर जाता था ये वही रास्ता है, लेकिन ये आम तौर से बहुत ही ज़्यादा लेट है। जो टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा लेट थी एक्चुअली। तो वो उस बात का उसको थोड़ा बहुत तो खौफ था। यानी उसकी माँ को, मधु को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मतलब वो कब तक पहुँचेगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन विवेक भी जानता था कि वो बस आधे घंटे में ही अपने घर तक ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। अब वो सुमसान रास्ते पे बस चले जा रहा है एंड उसको एक चीज़ अच्छे से पता है कि इस रास्ते में कोई भी नहीं है, एकदम सुमसान रास्ते है, सारे शॉप क्लोज हो चुके हैं। अचानक से किसी ने उसका नाम पुकारा। विवेक ने अपने कदम वहीं पे रोक दिए। वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि किसी ने उसका नाम पुकारा है गाइस, वो इसलिए रुका है क्योंकि वो जानता था कि आसपास ना बंदा है ना बंदे की जात, कोई है ही नहीं। फिर ये आवाज किसने लगाई? विवेक जैसे ही पलटा उसने देखा कि उसके नजरों के ठीक सामने एक औरत खड़ी है जिसने लाल कलर का कोट पहना हुआ है और एक सर्जिकल मास्क भी था उसके चेहरे पर। वो उस वक्त तक कुछ भी नहीं कह रही थी एंड विवेक को भी बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था क्योंकि वो इतने ज्यादा नजदीक खड़ी है विवेक के और अब तक तो वो उसे नहीं दिख रही थी। ये रास्ता एकदम सुनसान था अब तक, लेकिन अभी औरत यहाँ पे आके कैसे खड़ी हो गई है? फिर कुछ समय बाद उस औरत ने विवेक को एक सवाल पूछा बहुत धीमे आवाज में कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? विवेक को बहुत ज़्यादा अजीब लगा एंड वो थोड़ा सा पीछे स्टेप बैक किया एंड उसने उस औरत को पूरा अच्छे से देखा एंड उसने कहा कि हाँ मुझे तुम खूबसूरत लगते हो। फिर विवेक ने एक चीज़ महसूस करी कि वो औरत ना उसके मास्क के पीछे मुस्कुरा रही है। फिर तभी धीरे से उस औरत ने अपना मास्क हटाया एंड तुरंत उसके सारे बाल उसके चेहरे के सामने आ गए थे। लेकिन उस वक्त ना उस सड़क पे बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, तो ज़्यादा देर तक वो जो बाल थे उसके चेहरे के सामने नहीं थे, वो जो बाल थे अब हवा में थे। एंड विवेक ने उस औरत का चेहरा देख लिया। जैसे ही देखा विवेक अपने 2 कदम पीछे गया एंड वो नीचे गिर गया क्योंकि उसने जो चेहरा देखा था ना वो बहुत ही खतरनाक था। उस औरत का चेहरा पूरी तरीके से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मुंह को किसी ने तो चाकू से काटा हो। फिर उसने ना विवेक को थोड़े अपने करीब लाया, खींचा और उसको पूछा कोरे डेमो, यानी क्या मैं अभी भी तुम्हें इतनी ही खूबसूरत लगती हूँ? एंड शायद से विवेक उस सवाल का जवाब देने ही वाला था कि उसी समय विवेक ने सुना कि पीछे से गाड़ी आ रही है एंड उस गाड़ी का जो हेडलाइट था, उसकी जो लाइट थी वो उस औरत की आंखों में चुभ गई एंड विवेक उसके हाथों से नीचे गिर गया। एंड विवेक शायद से उस सवाल का जवाब देने ही वाला था नीचे गिरे, लेकिन उसी वक्त देखा कि उस गाड़ी से बाहर निकली एक औरत एंड वो औरत कोई और नहीं थी, उसकी माँ ही थी, मधु। उसने आके 3 बार ये वाला शब्द कहा, पोमैड पोमैड पोमैड। उस औरत ने जैसे ही ये सब कुछ सुना
वो वहां से अपना नाक पकड़ के भाग गई तेजी से। ये सारी ही पेचीदा चीजों को देखकर विवेक एकदम बेहोश ही पड़ गया था। फिर मधु ने उसको उठा के अपनी गाड़ी में रखा एंड उसे घर ले चले गई। मधु को भी थोड़ी राहत आई, विवेक भी एकदम थोड़ा अभी ठंडा पड़ चुका था कि मतलब या नाउ एवरीथिंग इज आई गेस फाइन नाउ। फिर उसने अपनी माँ को पूछा कि वो औरत कौन थी, आप यहाँ पे कैसे पहुंचे एंड आपको ये सारी चीजों के बारे में कैसे पता है। फिर उसकी माँ ने विवेक को एक पानी का गिलास दिया कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। फिर मधु ने कहा कि आज से कम 1200 साल पहले एक गांव में एक औरत हुआ करती थी जिसका नाम था कुची साके ओना एंड वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी एंड उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज था एंड उसकी शादी एक जापानीज समुराय से हुई थी एंड वो दोनों ना अपने शादी में बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे। दे वर अ हैप्पी कपल। बट किसी वजह से उस समुराय को एक युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ा एंड काफी ज्यादा समय बीत गया था। अभी अब बहुत ज्यादा समय बीतने के बाद भी वो समुराय वापस आया ही नहीं एंड कुची साके ओना को भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद से अब उसका पति वापस कभी लौटने ही नहीं वाला। फिर कुछ सालों बाद जाके वो जो समुराय था कोची साके ओना का पति उस घर में वापस लौटता है। जैसे ही वो उस घर में वापस लौटता है उसने देखा कि कोची साके ओना का एक अफेयर चल रहा है। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, शायद से वो इंतजार कर रहा था इतने समय से कि वो कब जाएगा और कोची साके ओना को मिलेगा, लेकिन आते ही उसने कुछ अलग ही चीज देख ली। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार निकाली एंड कोची साके ओना का पूरा मुंह फाड़ दिया। एंड फिर जब कोची साके ओना अपनी आखिरी सांस ले रही थी उसी समय उस समुराय ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुझे अभी लगता है कि तू खूबसूरत है? एंड उस समय ब्लड बहुत ज्यादा निकल चुका था एंड ये आखिरी सवाल सुनकर कोची साके ओना ने अपना दम तोड़ दिया। और ये हादसा होने के बाद कोची साके ओना वो अर्बन लेजेंड बन गई थी कि जिस एक अकेली अर्बन लेजेंड के वजह से 1970 में जापान में जो माँ बाप थे वो अपने बच्चों को स्कूल तो क्या बाहर खेलने भी नहीं भेजते थे इसी डर से। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 1970s के दौरान जापान में एक बहुत अजीबोगरीब हादसा हो रहा था कि कोची साके ओना छोटे बच्चों की तरफ जाती थी एंड उनको जाके यही सवाल दोहराती थी कि क्या मैं खूबसूरत लगती हूँ, और अगर बच्चा ये कहे कि हाँ आप खूबसूरत लगते हो तो भी वो आपको मार देगी, और अगर आपने ना किया तो भी वो आपको मार देगी। ये सारी ही बातें सुनने के बाद विवेक एकदम श्योर हो गया था, समझ गया था कि अगर शायद से उसकी माँ वहाँ पे नहीं पहुँचती सही समय में तो शायद से विवेक का भी हाल वो औरत उसके जैसा ही कर देती, वो उसका भी मुंह फाड़ देती। बट चलो ये सारी बातें उसको समझ में आ गया था, लेकिन उसको पोमेड का राज अभी तक नहीं पता चला था। उसने अपनी माँ को पूछा कि चलो मैं बाकी बातें अच्छे से समझ जाता हूँ, अच्छे से समझ गया हूँ कि अगर आप नहीं आते तो क्या होता, ये उसकी बैक स्टोरी क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ, लेकिन पोमेड का मतलब क्या है? आपने आके पोमेड कहा और वो अपना नाक बंद करके वहां से चले गई, ये क्या था? फिर मधु ने कहा कि ये जो पोमेड, ये जो शब्द है उसका मतलब ये है कि 1200 साल पहले एक हेयर ऑयल या फिर एक जेल जैसा एक चीज हुआ करता था जिसकी जो बदबू थी ना वो कोची साके को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, आज भी नहीं पसंद है। इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि जब भी आपकी लाइक ऐसी कुछ मुलाकात हो जाए कोची साके के सामने तो आपको ये 3 बार दोहरा देना है तो वो भाग जाएगी वहां से। एंड मैंने तुम्हें एक और एक बात नहीं कही थी विवेक के जब हम यहाँ पे आए थे जापान में तो दूसरे या तीसरे ही दिन मेरे किसी एक कलीग ने मुझे ये बात कही थी अबाउट कोची साके ओना। उसने मुझे ये भी उपाय भी बताया था कि अगर गलती से उसके सामने आ गए तो आपको क्या करना है, आपको उससे कैसे बचना है। तो पोमेड ये वही शब्द है एंड यही वो रीजन है, कोची साके ओना ही वो रीजन है कि मैं आधी रात को तुझे लेने या फिर छोड़ने आती थी। एंड गाइस एक सीधी सी बात है, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि अगर किसी के भी साथ कोई भी ऐसा हादसा होता है तो वो ऑफ कोर्स उस जगह पे कभी भी रहना नहीं पसंद करेगा। एंड जो मधु थी यही सेम चीजें उसके साथ भी हो रही थी। उसने अपने कंपनी मैनेजर को कॉल किया, उसने ये सारी बातें बताई कि ये सारी चीजें हो रही है हमारे साथ, हमें यहाँ से निकलना है। एंड उसने अगले ही 2 दिन में वो जो जगह थी वो उसने छोड़ दिया एंड वो भारत देश वापस लौटा है। एंड गाइस वो जगह छोड़ने का ना एक बहुत ज़्यादा स्पेशल रीज़न भी था और वो रीज़न कोची साके ओना भी था। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि आप कोची साके ओना से सिर्फ एक ही बार बच सकते हो। ये जो पोमेड, ये जो शब्द है वो आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। अगली बार वो आपसे अगर मिलती है, वो अगर अगली बार आपके सामने आ गई तो वो ये पोमेड शब्द से डर के नहीं भागेगी, वो आपसे कोई सवाल भी नहीं करेगी, वो सिर्फ आपका वही हशर करेगी जो कि खुद उसका है। वो आपको बर्बाद करके छोड़ देगी। जिंदगी भर तक आप उससे बच के नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल वो आपके सामने आएगी तो आएगी, जरूर आएगी। एंड गाइस ये जो अर्बन लेजेंड्स होते हैं ना, जितने भी हैं,
वो आपको इसी तरीके से, अजीबोगरीब तरीके से ही आपको हॉन्ट करेंगे। क्योंकि गाइस ये कोई भी भूत प्रेत या पिशाच नहीं है, इन्हें खुद को नहीं पता है कि ये क्या है, ये जिंदा है या मुर्दा है। लेकिन गाइस एक बात का आप ध्यान रखना, अगर एक बार आपका इनसे मुलाकात हो जाए ना कभी भी अपनी जिंदगी में, तो एक चीज के लिए तैयार रहना, और वो रहेगा तैयारी इससे वापस से मिलने के लिए। क्योंकि वो वापस से आपसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस ही तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती है। ये आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। गाइस मैं अगर खुद की भी अपनी एक राय देना चाहूँ तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हर एक देश के, हर एक शहर के, हर एक गली मोहल्ले के कोई ना कोई तो लोक कथाएं जरूर होती है, जो शायद ऐसा हो सकता है कि शायद वो सच हो, शायद वो झूठ हो। लेकिन गाइस ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी ना किसी सुनसान रास्ते पर आधी रात को चल रहे हो, आसपास कोई भी नहीं है ना, आपके आंखों के ठीक सामने कोई ना कोई खड़ा हो, जो कि शायद से इन्हीं कोई अर्बन लेजेंड में से हो, इन्हीं कोई भूत पिशाच में से भी हो, जो शायद से आपको डरने का भी मौका नहीं देगी, शायद से आखिरी सांस लेने का भी मौका नहीं देगी। हो सकता है। शुक्रिया।